Hello students, now we have to discuss the topic called as the cloning sites. Cloning site डिस्क्राइब करने के पहले हमें ये डायग्राम के बारे में जानना पड़ेगा. ये डायग्राम NCERT में दी है 11.4, फिगर नंबर 11.4. ये जो आपके सामने है एक प्लाज्मिड है, एक मैनमेड आर्टिफिशियल बनाया गया एक प्लाज्मिड है जिसको मॉडिफाइड किया गया है PBR322. ओके, इसके बारे में और हम जानेंगे. तो पहले मैं आपको ये बताऊं इसके अंदर क्या क्या एक्चुअली मतलब कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर दिए, कौन कौन से साइड इसके अंदर है. PBR322 इसमें सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि इसमें ORI पहले आप देख लो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि ORI का होना ज़रूरी है, इसके बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, तो ये होना ज़रूरी है. दूसरा इसमें जो दिया है वो है सिलेक्टेबल मार्कर, जो हमारे 2 पॉइंट अब तक हो चुके हैं. सिलेक्टेबल मार्कर को आप देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये है सिलेक्टेबल मार्कर. देखो यहाँ से यहाँ तक इसे सिलेक्टेबल मार्कर. और ये सिलेक्टेबल मार्कर एक जीन है जो कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और स्पेशली इसका जो एंटीबायोटिक है रेजिस्टेंस वाला वो है एम्पेसिलिन AMPR. दूसरा जो एंटीबायोटिक है सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो है दैट्स कॉल्ड एज अ टेट्रासाइक्लिन. इट्स अ सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर्स इज कॉल्ड एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स. तो यहाँ पे 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, एक एम्पेसिलिन के लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए. बात समझ में आ गई. देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सिलेक्टिव मार्कर्स के अंदर, ये देख रहे हैं सिलेक्टिव मार्कर्स, इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नज़र आ रहे हैं. दे आर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ये जो उन्होंने मार्किंग किया है दे आर कॉल्ड एज अ रिकॉग्निशन साइट्स. मैंने आपको लास्ट में समझाया था, अगर हमें DNA कट करना है तो वहाँ पे स्पेशली चाहिए एक सीक्वेंस, वहाँ पर ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेंगे. जैसे कि मान लीजिए DNA है और इस DNA के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहे हैं, तो उनका एक स्पेशली साइट रहता है, उसी साइट पे वो कट करते हैं, कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट्स. उसी तरह यहाँ पर भी है रिकॉग्निशन साइट्स, वहाँ पर ये जो एंजाइम है प्रॉपरली काम करेंगे, उसको कट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इसके अंदर PVU फर्स्ट. आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो डायग्राम अच्छे से आप लर्न कर लो. PVU फर्स्ट, इसका साइट एम्पेसिलिन में होगा, यहाँ पे वो कट करेगा, ये एंजाइम यहाँ कट करेगा. PST1 यहाँ पे कट करेगा, दोनों एम्पेसिलिन के अंदर कट करेंगे. ओके, देन टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 यहाँ कट करेगा, SAL1 यहाँ पे कट करेगा. तो इसके अंदर भी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, मतलब रिकॉग्निशन साइट्स है, यहाँ पे वो कट कर सकते हैं. उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये EcoR1 आपको पता है. उसके बाद में CLA1 और HIND3 जो यहाँ पे कट कर सकते हैं. तो ये जो मैंने आपको पढ़ा है PS1, PVU, EcoR1, CLA1, BAM-H1, SAL1, ये सभी की सभी जो है ना रिस्ट्रिक्शन साइट एंजाइम्स है जो अपने अपने रिस्पेक्टिव साइट पे कट कर सकते हैं. ओके, जो एरो जो है वो है रिकॉग्निशन साइट्स. उसके बाद में ये जो ROP है, ROP, ये ऐसा एक जीन है, ये जीन है ROP जो है यहाँ पे दिया ना, इंडिकेट किया, ये एक जीन है जो प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन रेप्लिकेशन में काम आता है. तो ये जो ROP है दैट्स कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स. मतलब ये जीन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जीन ऐसा प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन रेप्लिकेशन में इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में काम करेगा. गॉट इट. और वहाँ पर भी एक एंजाइम के साथ रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, उसका नाम है ये एंजाइम का PVU सेकंड. तो जो ROP के बारे में जो NCERT में लाइन दी है फिगर नंबर 11.4 में आप अच्छे से पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं इस टॉपिक से, ROP से. ओके, ये बात समझ में आ गई. तो इस प्लाज्मिड में सिलेक्टेबल मार्कर है, इस प्लाज्मिड में ORI है, इसमें ROP है, और इसमें जितने भी है सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं. तो ये बात हमें समझ में आई. तो रिकॉग्निशन साइट, इसके हिसाब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ. देखिए
जैसे यहाँ पे PST1 है, PST1 का एक ही यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट्स है, मतलब वो एक ही जगह पे कट कर सकता है। इमेजिन कीजिए ये PST1 इट्स अ एंजाइम, अगर इसके यहाँ पे मल्टीपल साइट्स होते, मतलब PST1 के ही यहाँ पे मल्टीपल साइट्स होते, अगर हर जगह वो कट कर सकता तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता। इसीलिए रूल अकॉर्डिंग PST1 सिंगल एंजाइम है और उसका जो कटिंग वाला साइट है वो भी सिंगल ही होना चाहिए। सेंटेंस में दोहरा रहा हूँ, ये IMP है। रिकॉग्निशन साइट एक ही होना चाहिए एक रिस्पेक्टिव एंजाइम्स का, जैसे PST1 का यहाँ पे है, EcoR1 का यहाँ पे, और कहीं पे आपको EcoR1 का साइट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक ही एंजाइम के बहुत सारे अगर साइट्स है कटिंग्स के तो बहुत वहाँ पे टुकड़े गिर सकते हैं, क्योंकि कट करेगा टुकड़ा गिरेगा ना वहाँ पे, तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्लोनिंग प्रॉपर नहीं होगा। और जो हम फॉरेन DNA, पता है ना कट क्यों लगाते हैं यहाँ पे, ताकि हम फॉरेन DNA यहाँ पे सेटअप कर सके, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स है इसके पीछे। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे जो हमें बात करनी है वो इन दो सिलेक्टिव मार्कर को लेके बात करनी है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमें फिर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो ओके, सो स्टूडेंट अभी हमें पढ़ना है कि रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हम इनको कैसे पहचानें। ओके, तो इसलिए हमें प्लेट्स का यूज़ करके, पेट्री डिश का यूज़ करके, मीडिया का यूज़ करके, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इनको पहचानना पड़ेगा। तो वही हमें बात करनी होगी। ओके, NCERT के अंदर जो लाइंस है वो थोड़े कन्फ्यूजिंग लाइंस है, तो डोंट वरी, आप यहाँ पे प्रॉपर देखते रहिए। ये जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी इसको आप प्रॉपरली समझते रहिए। NCERT का ही बिलोंग करेगा। ओके, सिर्फ NCERT की लाइन जो है वो थोड़ी कंफ्यूज होने की वजह से आप वहाँ पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, लेकिन मैक्सिमम फोकस यहाँ पे कीजिए। अब आपके सामने ये बैक्टीरिया है PBr322। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने 11.4 नाम की डायग्राम। तो इस डायग्राम में मैंने आपको कहा था दो सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एक होता है टेट्रासाइक्लिन का, एक होता है एम्पेसिलिन का। बस इन्हीं के ऊपर ये खेल होगा अभी, समझो। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया का मतलब ये है ऐसा बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा rDNA है, इसको rDNA, ये rDNA इस बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर अगर rDNA ने एंट्री नहीं की, सच अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इससे क्या होगा, इससे वो समझिए अभी। अगर ये rDNA इसके अंदर गया ही नहीं है तो सिंपल सी बात होगी, आपने अगर यहाँ पे प्लेट लिया है, पेट्री डिश लिया आपने यहाँ पे, और उस पेट्री डिश में आपने मीडिया रखा है, और मीडिया में आपने एंटीबायोटिक रखी है, एक एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक रखी है और एक टेट्रासाइक्लिन। ध्यान से सुनना, मीडिया में एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों रखा है, और आपने इस दोनों प्लेट के अंदर ये बैक्टीरिया ऐड किया। कौन सा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर rDNA गया ही नहीं है। अगर ये बैक्टीरिया आपने इनके ऊपर कल्चर किया तो क्वेश्चन में पूछूंगा क्या बैक्टीरिया जीवित रहेगा या उसकी डेथ होगी। तो बैक्टीरिया अगर हम दोनों के ऊपर ऐड करते हैं तो बैक्टीरिया वही मर जाएगा, क्योंकि rDNA बैक्टीरिया के अंदर गया नहीं है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे एंटीबायोटिक के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो दोनों प्लेट पे, बोथ प्लेट पे ये नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया मर जाएगा। तो यहाँ पर भी डेथ होगी, यहाँ पर भी। तो हमारी फर्स्ट केस जो है नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, तो अगर दोनों प्लेट पे वो जीवित नहीं रहता है तो हम इसे क्या बोलेंगे फिर? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिस बैक्टीरिया के अंदर हमारा rDNA गया ही नहीं है। गॉट इट? तो पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। दूसरी बात, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। इस नॉन रिकॉम्बिनेंट के पहले मैं आपको रिकॉम्बिनेंट पढ़ा दूँ ताकि ये फिर आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट अच्छे समझ में आए। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। अब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या है वो समझिए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया, या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब आपको पता है व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब है rDNA, मतलब अगर ये प्लाज्मिड है
इस प्लाज्मिड के अंदर ऑब्वियसली फॉरेन डीएनए ऐड हुआ है। इस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए है, बोथ डीएनए है, तो सच इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। बात समझ में आ गई? अभी मैं इसी रिकॉम्बिनेंट को लूँगा। देखिए यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी कहती है ये जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर है टेट्रासाइक्लिन स्पेशली, इस पे पता है आपको BAM-H1 नाम का साइट्स था, इट्स रिकॉग्निशन साइट। तो हमने क्या किया, इस रिकॉग्निशन साइट का यूज़ करके, इस एंजाइम का यूज़ करके BAM-H1 का, ओके, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं उसको, हमने ये जगह कट की और ये जगह कट करके ये जगह हमने कट की और इस जगह पे हमने वहाँ पे इंसर्शन किया है फॉरेन डीएनए का। यहाँ पे कौन सा डीएनए आया? फॉरेन डीएनए, इज कॉल्ड एज एलियन डीएनए, दैट वी कॉल्ड एज एलियन डीएनए। अब मुझे बताओ, टेट्रासाइक्लिन के अंदर जैसे आपने एलियन डीएनए को ऐड किया, शामिल किया, क्या ये टेट्रासाइक्लिन जीन अब मतलब जैसे पहले था रेजिस्टेंस वाला था क्या रहेगा? बिल्कुल नहीं। मेरी बात को समझिए एक बार। ये जीन पहले ऐसे था, ये था एक्चुअली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। ये नॉर्मल जीन है, ये एंटीबायोटिक खिलाफ लड़ सकता है क्योंकि ये एक्टिव है। लेकिन जैसे आपने इस जीन के इनसाइड में आपने फॉरेन डीएनए को ऐड किया, आपने इस जीन के अंदर फॉरेन डीएनए को ऐड किया, इसे कहते हैं इनएक्टिवेशंस ड्यू टू द एडिशन। सो आपने जैसे यहाँ फॉरेन डीएनए ऐड किया, वैसे टेट्रासाइक्लिन नाम का जो यहाँ पे जीन है वो अभी काम करना बंद करेगा, इनएक्टिव होगा। यहाँ पे वो एक्टिव था, अब यहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है। ओके, जैसे वहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा वो समझिए, उससे क्या होगा। तो ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसके अंदर ये हमारा प्लाज्मिड है, उसके अंदर ये हमारा दो प्रकार के ये पे जीन्स है, ट्रांसजेनिक जीन्स, सॉरी अपना सिलेक्टेबल मार्कर्स। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इनके अंदर हमने क्या ऐड किया? फॉरेन डीएनए ऐड किया। और आप सभी जानते हैं ये जो साइट थी वो एम्पिसिलिन की थी और ये किसकी थी? टेट्रासाइक्लिन की साइट थी। लेकिन एडिशन की वजह से, इंसर्शन डीएनए की वजह से क्या ये टेट्रासाइक्लिन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। अब एक काम करो, आप वापस से 2 मीडिया लो, ध्यान से सुनते रहो। एम्पिसिलिन लिया मीडिया जिसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, और एक टेट्रासाइक्लिन का जिसमें एंटीबायोटिक वो मीडिया लिया। अब इस बैक्टीरिया को हमने ग्रो करने की कोशिश की दोनों साइड्स पे, बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश की दोनों साइड पे। यहाँ पे सिर्फ एम्पिसिलिन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है। तो क्या मुझे बता सकते हैं, अगर ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले मीडिया में ऐड किया हमने, तो क्या बैक्टीरिया जीवित रहेगा या नहीं रहेगा? ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया जीवित रहेगा। बैक्टीरिया जीवित क्यों रहेगा? क्योंकि एम्पिसिलिन वाला तो एक्टिव है ना, वहाँ कहाँ हमने इंसर्शन की बात की है? हमने इंसर्शन की बात किससे की थी? टेट्रासाइक्लिन से की थी। तो वहाँ पे पुअर कौन होगा? टेट्रासाइक्लिन होगा। वीक कौन होगा? टेट्रासाइक्लिन होगा। एम्पिसिलिन तो एज इट इज़ रेजिस्ट करता है अभी भी। तो एम्पिसिलिन वाले एरिया में ये जो बैक्टीरिया है वो जीवित रहेगा। लेकिन अगर आप इस बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करते हैं, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करते हैं, तो वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो एंटीबायोटिक सिर्फ टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन तो यहाँ पे था, टेट्रासाइक्लिन सिर्फ यहाँ पे है ओनली। और आपने इस बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो किया, इसमें पहले से ही टेट्रासाइक्लिन वीक है, तो ये बैक्टीरिया वीक होने की वजह से यहाँ पे जीवित नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? मतलब दो में से किसी एक ही प्लेट में अगर ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहता है, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई, ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों बातें हो चुकी है, मतलब थर्ड ऑप्शन क्लियर है। रिकॉम्बिनेंट भी हो चुका है क्योंकि वहाँ पे इंसर्शन हो चुका है, इसलिए तो एम्पिसिलिन में जीवित रहा ना। तो और दूसरी बात ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका है,
तो रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन। बट मतलब किसी दो में से किसी एक कंडीशन में वो जीवित रहेगा। आपको बात समझ में आई? ओके, सो दिस इज़ अबाउट टेट्रासाइक्लिन वीकनेस। तो हमने यहाँ पे ऐड करने की वजह से ये बैक्टीरिया यहाँ जीवित नहीं रहा, यहाँ प्रॉपर जीवित रहा। हम अपोजिट कंडीशन लेते, अपोजिट, समझिए अपोजिट कंडीशन को। अब मान लीजिए कि वो जो इंसर्शन वाला डीएनए था, अब वो टेट्रासाइक्लिन में ना होते हुए वो एम्पिसिलिन में आया। कहाँ पे आया वो? एम्पिसिलिन में। टेट्रासाइक्लिन एज इट इज़ है अभी। अगर वो बैक्टीरिया हमने एम्पिसिलिन वाले कंडीशन में ग्रो करने की कोशिश की और ऑलरेडी हमने एम्पिसिलिन वाला जीन वीक कर दिया यहाँ पे इंसर्शन की वजह से, फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ग्रो नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन तो एज इट इज़ है अब यहाँ पे, तो ग्रो होगा। ये था वाइस वर्सा। बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। अब मैं आपसे बात करूंगा थर्ड, ये सेकंड नंबर की, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये दो देख ले हैं। देखो पहले में क्या था, कहा था मैंने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अगर ट्रांसफॉर्मेंट हुआ ही नहीं है, उसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, वो तो दोनों मर जाएंगे। यहाँ पे दो में से कोई एक जीवित रहेगा, मतलब कि इसी एक प्लेट के अंदर वो जीवित रहेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात समझिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था? व्हाट इज़, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट रहने दो, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ये है जिनके अंदर बैक्टीरिया गया, जिनके अंदर ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया है, इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, इसके अंदर आरडीएनए गया है, इज अ ट्रांसफॉर्मेंट। अब दूसरी बात, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है, समझिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों जीन्स के अंदर आपको डीएनए का इंसर्शन नहीं मिला। ना यहाँ पे फॉरेन डीएनए आपको दिख रहा है, ना यहाँ फॉरेन डीएनए आपको दिख रहा है। दोनों जगह पे फॉरेन डीएनए नहीं है, इट्स कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो वो भी आप समझ सकते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब ऐसा प्लाज्मिड जिसके दोनों जगह पे आपको फॉरेन डीएनए नहीं मिलेंगे। तो दोनों जगह एक्टिव है, दोनों जगह अगर एक्टिव है तो रिजल्ट समझिए। ये था हमारा एम्पिसिलिन के लिए, ये था टेट्रासाइक्लिन के लिए। अगर आप बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करो या यहाँ पे ग्रो करो, दोनों मीडियम पे वो बैक्टीरिया जीवित रहेगा, यहाँ पर भी जीवित रहेगा और यहाँ पर भी, क्योंकि इसके दोनों सिलेक्टेबल मार्कर एक्टिव है। ओके, तो बोथ कंडीशन में वो जीवित रहेगा। यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन की बात की। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब है कि वो आरडीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं है, दोनों प्लेट पे बैक्टीरिया मर जाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है आरडीएनए बैक्टीरिया के अंदर तो गया है, लेकिन उसके जो दोनों जीन्स है सिलेक्टेबल मार्कर वो अच्छे हैं, वहाँ जीन्स नहीं गया, तो ये हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों प्लेट पे वो जीवित रहेगा। जो तीसरी कंडीशन है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब आरडीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया है और आरडीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाके किसी एक सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर उसने वहाँ पे इनएक्टिव कर दिया, एक तो वो टेट्रा में चला जाएगा या फिर एम्पिसिलिन में चला जाएगा। ये हुआ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। और ये जो केस है ना, आपको इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार प्लेट्स बदलनी पड़ती हैं। आपको एम्पिसिलिन की प्लेट बनानी पड़ती है, टेट्रा की प्लेट बनानी पड़ती है, फिर इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग बैक्टीरिया निकालना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेंट का अलग, फिर ट्रांसफॉर्मेंट में आपको दो बैक्टीरिया और निकालने पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब आरडीएनए अंदर गया, फिर उसमें भी दो आपके ऑप्शन निकलते हैं, एक जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ऐसे दो बैक्टीरिया आपको अलग से बनाने पड़ते हैं। तो इसमें थोड़ा हमें देर लगता है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग होती है ये, इसलिए फिर एक सॉल्यूशन है जो कलर से हम पहचान सकते हैं। कलर से डायरेक्ट हमें पता चलता है कि नहीं यही रिकॉम्बिनेंट है, यही नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो उस कलर वाली प्रक्रिया को हम देखेंगे आगे।
स्टूडेंट हमारी बात शुरू है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की। हमने इसके पहले जो बात की वो थी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को लेके। हमने उस प्रक्रिया में प्लेट्स बनाए थे, एम्पिसिलिन के प्लेट्स बनाई थी, टेट्रासाइक्लिन की प्लेट्स बनाई थी, और हमने उस पर सर्च किया था कि इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। ओके, मैंने आपको उसमें 3 तरह के बैक्टीरिया समझाए थे। एक था जिसमें हम बात कर रहे थे कि इट्स अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा था नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तीसरा था रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए हमें काफ़ी सारे प्लेट्स बनानी पड़ती थी और ये काफ़ी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। और मेन चीज़ है कि हमें एक्चुअली वो बैक्टीरिया जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, जो जिस तरह हमें रिज़ल्ट एक्चुअली चाहिए, कन्फर्मेशन जो चाहिए वो हमें उस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिक्कत जाती है प्लेट्स बनाने में, मतलब वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्लेट्स। फिर इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, मतलब नेक्स्ट कोई प्रक्रिया है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट इजीली उसको टैग कर सके, इजीली पहचान सके? हाँ है ना, उस पर सोल्यूशन है कलर। तो कलर के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, जो कलर मीडिया के अंदर पाया जाता है। देखते हैं कैसे होता है ये प्रक्रिया। ओके, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया है, और एनसीईआरटी में जो उन्होंने वहाँ पे कलर के लिए मीडिया यूज़ किया है वो है, उन्होंने एक नाम दिया था क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर बेस ये आइडेंटिफिकेशन होगा। ओके, यहाँ पे हम जो प्लेट लेंगे, पेट्री प्लेट लेंगे या डिश लेंगे, उसके अंदर हम जो मीडिया फिलअप करेंगे उसके अंदर ऐसा हम केमिकल ऐड करेंगे जिस केमिकल से हमें पहचान होगी, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ कलर फॉर्म होगा, उस कलर के ज़रिए हम पहचान पाएंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कैसे, सुनिए। देखो यहाँ पे अब ये प्लाज्मिड PBr 322 मैंने आपको इसके पहले समझाया था। ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का ये इमेजिन कीजिए, अब ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड का ये जीन है। इस जीन को हम कहते हैं जेड जीन। आपको याद है ZYA जीन्स, जेड ने बनाया था बी गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स, वाई ने बनाया था परमीएज। हमने ये पढ़ा था लैकोपेरॉन के वक्त। तो यहाँ पे जेड जीन है, इसका मेन काम है कि वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाए। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो होता है वो लैक्टोज के ऊपर काम करता है, जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो जेड जीन ने बनाया बी गैलेक्टोसिडेज, वो उसने अप्लाई किया लैक्टोज के ऊपर। सर ये लैक्टोज का, मीडिया के अंदर लैक्टोज है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, मीडिया के अंदर लैक्टोज है। उस लैक्टोज में ये जेड जीन काम कर रहा है इस एंजाइम के हिसाब से। उस एंजाइम ने लैक्टोज को ब्रेक किया, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिला। अब गैलेक्टोज मीडिया में बनने की वजह से वहाँ का जो कलर है वो ब्लू कलर मिला। गॉट इट? तो गैलेक्टोज जो लैक्टोज से ब्रेक हुआ था, मतलब लैक्टोज से अलग हुआ था, उस गैलेक्टोज ने उस मीडिया में रिएक्शन की और ब्लू कलर बना। तो ब्लू कलर बनने का मतलब ये है कि ये जेड जीन एक्टिव है। जेड जीन एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मिड है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बात समझ में आ गई? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? ब्लू कलर का उस प्लेट के अंदर बनना। तो जैसे आपको ब्लू कलर नज़र आता है प्लेट के अंदर, आप झटक से बोलते हो, हाँ, मतलब आप फास्टली बोलते हो, हाँ, दैट्स कॉल्ड एज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट के बारे में। रिकॉम्बिनेंट की सीधी बात है, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर आपको जेड जीन नज़र आ रहा है, उसके अंदर हमने FD दैट इज़ कॉल्ड एज अ फॉरेन DNA, इसके अंदर हमने फॉरेन DNA फिक्स किया है। इंसर्शन हुआ है वहाँ पे एलियन DNA का, फॉरेन DNA का। उसके वजह से जेड जीन क्या हुआ, आप बोलो कैसे इनएक्टिव हुआ? क्योंकि हमने लास्ट टाइम बोला था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। जैसे हमने कोई फॉरेन DNA यहाँ पे ऐड किया है, ये वाला एरिया डीएक्टिव हो जाएगा। इसके डीएक्टिव होने से जेड जीन डीएक्टिव हुआ, मतलब पूरी तरह जेड जीन डीएक्टिव हुआ। उसकी वजह से कोई एंजाइम बनेगा? बिल्कुल नहीं। एंजाइम नहीं बना तो क्या कलर बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो कलर नहीं बना, पेट्री प्लेट के अंदर हमें कलर नज़र नहीं आया, तो पेट्री प्लेट के अंदर कलर नहीं मतलब नज़र ही नहीं आया, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे प्लाज्मिड कौन सा होगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। बात समझ में आ रही है आपको? सो अगर पेट्री प्लेट में अगर कलर है तो इट्स अ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। पेट्री प्लेट में कलर नहीं है तो इट्स अ रिकॉम्बिनेंट
प्लाज्मिड्स। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो सफ़र कंप्लीट हुआ वो क्लोनिंग साइट्स को लेके कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पहले एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर उनको लेके बात की। ओके, एम्पिसिलिन का जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर है उसको इनएक्टिव करने के बाद हमने प्रोसेस किया, और अभी हमने जो समझा वो कलर के हिसाब से रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट किया, और कलर के हिसाब से जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लोनिंग साइट का सफ़र कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम एनिमल प्लांट के वेक्टर को लेके बात करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा एक्चुअली क्लोनिंग साइट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी वक्त आ चुका है कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। वो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि हमें जो डिज़ायर जीन्स है, जो जीन्स हम चाहते हैं, वो जीन्स हमें भेजना है एनिमल प्लांट सेल के अंदर वेक्टर का यूज़ करके। गॉट इट? तो यहाँ पे एक जीन्स होगा जो डिज़ायर जीन होगा, वेक्टर भी होगा, इन दोनों को कंबाइन करके किसी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ। अब वही बात हम कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी को लेके। उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमें नेचुरल प्रोसेस जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है, और उस नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए उसमें थोड़ा चेंजेस करके हमें आर्टिफिशियल प्रोसेस क्रिएट करनी है। ओके, देखते कैसे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है बैक्टीरिया और वायरस अटैक का। समझिए, बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, वो जब अटैक करते हैं किसी एनिमल के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, तो उनका जो अटैक का मैकेनिज़्म है वो हमें समझना होगा। क्योंकि हम बैक्टीरिया कैसे प्लांट सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, वायरस किस तरह एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, उस एंट्री को समझना है हमें। क्योंकि उसी एंट्री को अगर समझे हम, तो हम भी एक्चुअली जीन को भेज सकते हैं उसी रास्ते। ओके, तो हमें सबसे पहले बैक्टीरिया का अटैक एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर, या वायरस का अटैक या दोनों के ऊपर, एनिमल प्लांट, हमें वो अटैक समझना है। उसका एक्चुअली जो वे है, पाथवे है, वो समझना है, ताकि हम हमारे मंजिल में जो हमारा वेक्टर को भेजना है, हमें उस वेक्टर के अंदर वो जीन ऐड करके वो जो भेजना है वहाँ सक्सेस हो सके। हमें वो पाथवे एक्चुअली समझना होगा। दूसरा, उन्होंने इसी को लेके एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर है, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्विम्फेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्विम्फेसियंस ये बैक्टीरिया है, तो समझ लो ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्विम्फेसियंस। ये बैक्टीरिया अटैक करता है प्लांट के ऊपर। याद रखना, बैक्टीरिया अटैक ऑन द प्लांट्स। एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है ये एक डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन है, जो किसी प्लांट के ऊपर अटैक करके, स्पेशली डाइकॉट प्लांट के ऊपर अटैक करके उस प्लांट को कैंसर कॉज करवा सकता है, ट्यूमर कॉज करवा सकता है। तो इस बैक्टीरिया ने प्लांट के ऊपर अटैक किया और प्लांट को वहाँ पे कैंसरस में कन्वर्ट किया, ट्यूमर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर क्या हुआ, बैक्टीरिया की वजह से जो नॉर्मल सेल है वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हुए। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे नॉर्मल सेल कन्वर्ट होंगे ट्यूमर सेल में। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन, वो भी आप समझ लो। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्विम्फेसियंस बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। विच प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। समझ लो इस बात को। तो यहाँ पे है टीआई प्लाज्मिड, जिस प्लाज्मिड के अंदर आप पाओगे कि एक ऑलरेडी एक सेगमेंट, एक जीन है जिसका नाम है टीडीएनए। टीडीएनए। तो मेरी बात समझो अच्छे से, भले आप टीआई प्लाज्मिड को बाजू में रखो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिलहाल आप टीडीएनए याद रखो। ये जो टीडीएनए है जो इस बैक्टीरिया के अंदर है, वही टीडीएनए हमें, अगर वही टीडीएनए अगर प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट के अंदर मान लो टीडीएनए जा चुका है इस वेक्टर के ज़रिए या प्लाज्मिड के ज़रिए, तो डेफिनेटली नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कि बैक्टीरिया ने प्लांट के ऊपर अटैक किया, ठीक है, किया। एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से प्लांट में ट्यूमर कॉज नहीं हुआ। बैक्टीरिया के पास एक
सेक्शन था, बैक्टीरिया के पास एक डीएनए था, छोटा सा टुकड़ा था डीएनए का, उसका नाम क्या है, टीडीएनए। वो टीडीएनए जैसे प्लांट के अंदर जाता है उस बैक्टीरिया के ज़रिए, उसी वक्त नॉर्मल सेल ट्यूमर में कन्वर्ट हुआ। तो ट्यूमर सेल को कॉज करने का जो कारण है वो है टीआई प्लाज्मिड, उसके अंदर टीडीएनए। बात समझ में आ गई आपको? ओके, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। टीडीएनए रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ट्यूमर, हो गया क्लियर? यही हमें मैकेनिज्म समझना था। अब इसी का हम फ़ायदा लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे, देखते आगे। दूसरा उन्होंने कहा यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, रेट्रोवायरस के बारे में। रेट्रोवायरस एनसीईआरटी का जो इस बैक्टीरिया के बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो रेट्रोवायरस के बारे में है। रेट्रोवायरस की एबिलिटी रखता है कि वो एनिमल को डिसीज़ कॉज करे। रेट्रोवायरस का मैं आपको मीनिंग समझाऊँ। व्हाट इज़ रेट्रोवायरसेस? रेट्रोवायरस का मतलब ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर फर्स्टली आरएनए होता है। बात को समझिए, जिनके अंदर पहले से आरएनए होता है, और सेकेंडली जब वो एनिमल या प्लांट पे अटैक करे, जब वो किसी एनिमल पे स्पेशली अटैक करे, तो वो क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। समझो, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई एनिमल सेल, और ये वायरस की बॉडी है। ये है वायरस। इस वायरस के अंदर पहले से कौन है, आरएनए। जब ये वायरस अटैक करेगा एनिमल सेल के ऊपर, तब उसका आरएनए तो अंदर गया, लेकिन वो जो आरएनए इसके अंदर गया है, जो वायरस का आरएनए है, वो यहाँ पे डीएनए में कन्वर्ट होता है। तो जब वायरस उसके अंदर पहले से आरएनए मौजूद है, एनिमल पे अटैक करने के बाद वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो इसी को हम कहते हैं रेट्रोवायरस। जैसे एचआईवी का होना, एचआईवी वायरस है जो रेट्रोवायरस में काम करता है। ओके, तो रेट्रोवायरस भी हम एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। हमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया है कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह वो अटैक करता है। तो हमने दो बातें समझी, एक मतलब वो टीडीएनए के बारे में जो प्लांट से बिलोंग कर रहा था, एक रेट्रोवायरस के बारे में जो एनिमल में डिसीज़ कॉज करता है। दोनों की अटैकिंग कैसे रहेंगे वो हमने सीख लिया है। अब चौथा पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि वो किस तरह अटैक करते हैं, वो हमें नॉलेज लेना है। अगर आपको वो नॉलेज आ जाए, जैसे मैंने आपको इस बैक्टीरिया के बारे में कहा था कि वो बैक्टीरिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है, वो वहाँ पे टीडीएनए भेज रहा है। ओके, जिस रास्ते से भेज रहा है, जिस तरह उसका पाथवे रहेगा अटैकिंग का, वो हमने नॉलेज एज अ लर्न कर लिया है। अब उनका हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड वेक्टर बनाएंगे। एक मॉडिफाइड वेक्टर बनाएंगे। इस मॉडिफाइड वेक्टर में वही डिज़ायर जीन, जो हमें जीन चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, वो हम फिलअप करेंगे। जैसे कि ये है हमारा डिज़ायर जीन और ये हमारा है मॉडिफाइड वेक्टर, यू नो इट्स कॉल्ड एज आरडीएनए। ब्लू कलर में कौन है, मॉडिफाइड, ये वेक्टर है मतलब प्लाज्मिड है, और ये कौन है, डिज़ायर जीन हुआ, तो कंबाइंडली कॉल्ड एज आरडीएनए। अब हम वो भेज सकते हैं किसी प्लांट सेल के अंदर या किसी एनिमल सेल के अंदर। वही रास्ता यूज़ होगा जो हमने बैक्टीरिया और वायरस को लेके कहा था। ओके, सिर्फ वहाँ पे वेक्टर को मॉडिफिकेट हम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब उन्होंने इसका एक एग्ज़ाम्पल लिया है, वो एग्ज़ाम्पल है उनका टीआई प्लाज्मिड का। टीआई प्लाज्मिड याद है, मैंने टीआई प्लाज्मिड किसके बारे में कहा था? जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियन बैक्टीरिया। ओके, इसके अंदर जैसे ये प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला, वी कॉल इट टीआई प्लाज्मिड। जैसे मैंने आपको समझाया था, इसके अंदर वो टीडीएनए है, यू नो दैट व्हाट इज़ कॉल्ड एज टीडीएनए। और इसी टीडीएनए की वजह से कैंसर कॉज हो रहा था किसी प्लांट सेल के अंदर। तो करना क्या पड़ेगा हमें पता है आपको? समझिए, ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, स्पेशली हम यहाँ पे प्लांट सेल लेते हैं। हम क्या करेंगे, समझो,
ये जो टीडीएनए वाला एरिया है जिसकी वजह से कैंसर होता था, हमने इस टीडीएनए को ही यहाँ से कट कर दिया। तो आपने टीडीएनए को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। हाँ, ये टीडीएनए का एरिया था, हमने टीडीएनए को यहाँ से कट कर लिए। उसके बदले यहाँ पे हमने डिज़ायर जीन फिलअप कर लिए। इट इज़ कॉल्ड एज अ डिज़ायर जीन या फॉरेन डीएनए। हमने यहाँ फॉरेन डीएनए ऐड किए। उसके बाद ये जो वेक्टर है ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड, सब मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। ये मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड बना। अब वो हम भेज सकते हैं किसी प्लांट सेल के अंदर। अगर वो हमने किसी प्लांट सेल के अंदर भेजा भी तो भी इस प्लांट सेल को कैंसर कॉज नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका जो टीडीएनए है ये ब्लू कलर का, जिनकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा था, वो हमने पैसे ही वहाँ पे रिमूव कर दिया। उसके जगह पे हमने यहाँ पे फॉरेन डीएनए ऐड किया, तब जाके इस प्लांट सेल को जो है यहाँ कुछ नहीं होगा। मतलब रास्ता वही था, हमने सिर्फ क्या किया, जिनकी वजह से कैंसर हो रहा था उसको हटा के वहाँ पे हमने फॉरेन डीएनए ऐड किया। वंस अगेन, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा था टीडीएनए की वजह से, उसको हटा के वहाँ पे फॉरेन डीएनए ऐड किया। बाकी तो रास्ता एज इट इज़ है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, वही सेम केस हम रेट्रोवायरस के बारे में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो अब तक पढ़ा वो था कि हमें प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जीन को भेजना है, वो भी वेक्टर का यूज़ करके। सिर्फ हमें ये समझना है कि ये भेजना कैसे होगा। इसलिए हमने फिर बैक्टीरिया का वो जो मैकेनिज़्म है अटैकिंग का वो समझा हमने, उसका नॉलेज लिया, और हमने वायरस का भी नॉलेज लिया। इस तरह हमारा जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लोनिंग साइट के बात किया, अब ये वेक्टर के बारे में बात किया, तो 11.2.2 ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। थैंक यू।